समय यदि कम है, समय की उपलब्धता के आधार पर ये एक स्प्रिंग जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट एक्शंस का जो सेट है, इसको एक साथ किया जा सकता है। इसमें समय भी कम लगता है और इसमें शरीर के विभिन्न जॉइंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं। इसका प्रारंभ हमें सूर्य नमस्कार से करना है और उसके बाद दंड की ये जो 7 स्थितियां हैं, इनसे किया जाना है। दंड की 7 स्थितियां कि जैसा कि इसका जो प्रारंभ है सूर्य नमस्कार से किया जाना है। उसके बाद ये जो दंड की 7 स्थितियां हैं, इनको नियमित रूप से इनकी संख्याओं में ध्यान रखना है। संख्याओं में समय यदि कम है तो जैसा कि हम 20 या 50, 100 की संख्या में इनको करते हैं, इसको 10 तक हम सीमित रख सकते हैं। जब दंड की 7 स्थितियां पूर्ण हो जाती हैं, दंड की 7 स्थितियां कहने का मतलब ये है, एक तो हम दोनों पंजों को एल्बो के सहारे रोकते हुए इसमें अप डाउन करते हैं और उसी स्थिति में पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को टेल बोन के पास लेकर इसमें अप डाउन किया जाता है और दूसरी स्थिति में हम दंड लगाते हैं। पूर्ण रूप से पंजों पर हाथ के हथेली को कारपेट में रोकते हुए अप डाउन किया जाता है और तीसरा इसमें दंड की स्थिति लगाई जाएगी। जब ये दंड की 7 स्थितियां पूर्ण हो जाती हैं, उसके बाद ये स्प्रिंग एक्शन या जॉइंट्स एक्शन या संधि एक्शन मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए जब हम ये क्लॉकवाइज पाँव की एड़ी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एक तो स्थिति ये है कि पाँव के एड़ी को कारपेट में टिकाते हुए करना है और दूसरा थोड़ा आंशिक रूप से ऊपर उठाते हुए, अधिक नहीं उठाना है। इसको स्लो स्पीड में लगभग 10 डिग्री 15-20 डिग्री ही ऊपर उठाना है एड़ी को और उसके बाद फिर इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एड़ी घुमाई जानी है। दूसरा, इसमें एक पाँव के एड़ी को दूसरे पाँव की अंगुलियों में रोकते हुए अप डाउन किया जाना है और दोनों हाथ इसमें सीधे दाएं और बाएं फैले रहेंगे। उसके बाद एक पाँव के तलवे को दूसरे पाँव के जंघा की जड़ तक रोकते हुए, जैसा कि बार बार भी इसको किया जाता है, इस समय केवल ये स्प्रिंग मूवमेंट या मांसपेशियों के मूवमेंट, मांसपेशियों को एक्टिव बनाए रखने के लिए और जॉइंट्स में ठहराव को दूर करने के लिए, जैसे गठिया आदि अनेक प्रकार के जोड़ों से संबंधित दर्द की शिकायत बनी रहती है,
इसके लिए इस प्रकार के ये जो एक्शन है, पहला तो अप डाउन करते हैं, इसको हाथ से ऊपर नहीं उठाना है बल्कि स्वाभाविक रूप से ही घुटने ऊपर उठ जाने चाहिए। जब हम पाँव को सर के ऊपर लाते हैं तो सीधे सर के ऊपर नहीं ले जाना है, सीधे सर के पीछे नहीं ले जाना है। इसको स्टेप बाय स्टेप पहले माथे तक जा सकते हैं स्वाभाविक रूप से तो ले जाएंगे, और ठीक सर के मध्य तक जा सकते हैं तो ले जाएंगे, और सर के पीछे तक जाएंगे तो ले जाएंगे। जब हम ये अप डाउन कर रहे हैं, इसमें झटके से माथे को घुटने में मिलाना है और बिना घुटना ऊपर उठाए हुए ही माथे को झटके से घुटनों में मिलाना है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पाँव की एड़ी दाएं बाएं न हो, सीधी स्थिति में एड़ी कारपेट में टिकी होनी चाहिए। मन को संभाले जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक पाँव को पूर्ण रूप से एड़ी को कारपेट में रोके रखना है। जैसा कि जिस पाँव की एड़ी कारपेट में टिकी है या रुकी है, उसको दाएं बाएं नहीं ले जाना है, और दूसरे पाँव में जो पेल्विक गर्डिल है उसको पूर्ण रूप से इसमें घुमाया जाना है। बॉल एंड सॉकेट संधि को पूर्ण रूप से इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाना है। इसमें दोनों पाँव से ये एक्टिविटी की जाए। केवल एक पाँव से ना करके दोनों पाँव को की भागीदारी का होना इसमें जरूरी है, आवश्यक है। उसके बाद ये जब हम एक पाँव के घुटने को दूसरे पाँव के तलवे तक ले रहे हैं तो इसमें पूर्ण रूप से घुटने कारपेट एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव के तलवे के मध्य तक पहुंच जाना चाहिए, और हाथ को जब पीछे की ओर हम हाथ के पंजे की जो अंगुलियां हैं, हाथ की अंगुलियों का जो पंजा, हाथ का जो पंजा है उसकी अंगुलियां अंदर की ओर रखनी है, और इसमें सर्वांग आसन का इसमें मोशन किया जाएगा। और मध्य क्रम में इस सर्वांग आसन के मध्य क्रम में हमने हलासन की स्थिति में भी आना है, और जब हम वापस आ रहे हैं तो पाँव को न्यून कोण में रखते हुए ही हमने अप डाउन करना है। पाँव को न्यून कोण को स्थिति में रखते हुए, कहने का मतलब पाँव के जो घुटने से या पाँव के जंघा से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको न्यून कोण में रखना है, और दोनों पाँव के घुटनों को पकड़ करके अप डाउन किया जाएगा। अप डाउन इसमें किया जाना है, और इस प्रकार से एक पाँव को दूसरे पाँव के घुटने के अंदर से आसन बनाना है। इसमें पाँव का आसन भी बनेगा और हाथ का आसन भी बनेगा, और सर कारपेट में रुका रहेगा और कंधा आंशिक रूप से ऊपर उठा रहेगा, और इसमें भी हमने अप डाउन करना है। जब हम नीचे जा रहे हैं तो इसमें केवल पीठ के हिस्से को, स्पाइनल कॉर्ड वाले हिस्से को हमने इसमें सस्टेन रखना है, रोके रखना है, और पाँव की जंघा ही अप डाउन इसमें पाँव की जंघा का ही अप डाउन किया जाएगा। ये जो स्टेप है स्प्रिंग एक्शन का, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों पाँव के तलवे कारपेट में बिछे होने चाहिए, रुके होने चाहिए। और जब हम ये अप डाउन कर रहे हैं तो जो पाँव आगे है उस पाँव के घुटने को स्पर्श कराते हुए ही हमने
दूसरे जो पाँव पीछे है उसका अप डाउन किया जाना है, उसका अप डाउन किया जाना है। ये भी पूर्ण स्प्रिंग एक्शन है, पूर्ण जॉइंट्स का एक्शन है, मांसपेशियों का एक्शन इसमें कहा जाएगा। जैसा कि किसी भी योगासन के लिए शीर्षासन का होना जरूरी है, शीर्षासन को भी सम्मिलित इसमें किया जाना है। यहाँ पर स्प्रिंग एक्शन या मांसपेशियों को एक्टिव बनाने के क्रम में या जॉइंट्स को एक्टिव बनाए रखने के क्रम में शॉर्ट स्प्रिंग एक्शन के लिए एक सूक्ष्म सेट तैयार किया जाना है, जिसको हम नियमित रूप से समय कम होते हुए भी कर सकते हैं। यहाँ पर शीर्षासन जैसा कि बार बार इसको किया जाता है, जब हम शीर्षासन को स्प्रिंग एक्शन के क्रम में सम्मिलित कर रहे हैं तो यहाँ पर पाँव के तलवों को आपस में मिलाते हुए इसको नीचे लाना है और ऊपर भी ले जाना है। इस तरह से ये ऊपर भी हम ले जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको नीचे भी लाएंगे। पाँव के तलवों को ठीक से मिलाते हुए नीचे भी लाएंगे और ऊपर भी ले जाएंगे, अप डाउन। उसके बाद 1 बाय 1 एक पाँव को अप डाउन इसमें किया जाना है। इसमें घुटने एक्टिव रहेंगे, घुटने इसमें एक्टिव रहेंगे। मांसपेशियों के एक्टिव बनाए रखने के क्रम में शीर्षासन के तुरंत बाद ये स्प्रिंग मोशन किया जाना है, स्प्रिंग मोशन इसमें किया जाना है। स्प्रिंग मोशन में केवल इसमें पाँव के तलवों को ही सम्मिलित किया जाना है। जब हम इस तरह से काफ़ी रैपिड स्पीड में इस तरह से इसमें रस्सी बनाते हुए बेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि दोनों पाँव, संपूर्ण शरीर का जो बैलेंस है, भार है, वह दोनों पाँव के तलवों में बराबर रूप से टिका होना चाहिए और इसमें पाँव के तलवों को उठाना नहीं है, नहीं तो इस एक्सरसाइज की ये जो उपयोगिता है वो कम हो जाएगी या उपयोगिता नहीं रह पाएगी।